आज हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन। फिर भी आज बहुत ही फास्ट रिपीट कर देते हैं एक बार। तो जैसे कि हम लोगों ने डायोड पढ़ रखे हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो उस जंक्शन डायोड जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं, राइट। तो उस यूनिडायरेक्शनल डिवाइस को हम एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। रेक्टिफायर यूज क्यों कर सकते हैं रेक्टिफायर के? क्योंकि रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है ना, क्योंकि हमारे पास जो अप्लायंसेज होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स कई सारे होते हैं, उसको डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। बट डीसी सप्लाई ऐसे तो कॉस्टली होता है, वो जनरेट करना, क्रिएट करना। तो एसी सप्लाई विदाउट लॉस हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो कि डीसी अप्लायंसेज उस पर वर्क करता है, तो कन्वर्ट करने के लिए एसी को डीसी में हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। दैट मीन्स कि यूनिडायरेक्शनल करंट हमें चाहिए किसी अप्लायंसेज को वर्क कराने के लिए, तो इस डिवाइस को हम यूज करते हैं, राइट। बेसिकली व्हाट इज रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस, राइट। रेक्टिफिकेशन एक टर्म होता है। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, but rectifier is the device which converts the AC signal into DC signal, right? रेक्टिफायर डिवाइस होता है। तो अब रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग क्या हुआ कि जो एसी सिग्नल, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है एसी सिग्नल कंप्लीट, ये यहाँ से पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, ये हाफ ये कंप्लीट एसी सिग्नल को रिप्रेजेंटेड है। जो सिग्नल को जो रेक्टिफायर केवल हाफ सिग्नल को कन्वर्ट करता है, यानी पॉजिटिव हाफ हाफ को कन्वर्ट करता है, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जो कंप्लीट एसी सिग्नल को, एसी साइकिल को कन्वर्ट कर देता है, उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, राइट। तो ये आपको हम लोगों ने कल बता दिए थे कि प्रिंसिपल इसका क्या है। बेसिकली इट इज अ सेमीकंडक्टर डायोड दैट कंडक्ट्स only when it is forward biased and does not conduct when it is reverse biased। हमें मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में बहुत ही जैसे आइडियल डायोड की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस में बहुत अच्छे से वर्क करता है, राइट, एज ए वायर की तरह, राइट। और जब उसको हम रिवर्स बायस कर देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, तो वो करंट फ्लो नहीं होता है, दैट मींस कि वो वर्क नहीं करता है, राइट। तो सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं एक बार इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में एक प्रोडक्ट है कि ये इसको बीच में आयरन रॉड नहीं रिप्रेजेंट किया गया है जिसपे वाइंडिंग करी जाती है। ये ट्रांसफार्मर है बेसिकली, दिस इज अ ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल हो गया, राइट। ट्रांसफार्मर को हमने ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यहाँ बात कर रहे हैं, राइट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर किसी भी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। आइदर वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है सिग्नल की वैल्यू को, राइट। तो देखो बेटे कि यहाँ पर एक एसी सोर्स, दैट मींस कि इनपुट सोर्स यहाँ पर लगा दिया गया है, राइट। और हमें डीसी आउटपुट सोर्स चाहिए, राइट। हमें किसी भी एप्लायंस में जो डीसी सप्लाई पे वर्क करेगा उसके लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए, राइट। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? डायोड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड है, राइट। एक सिंगल डायोड आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ आउटपुट जिसके क्रॉस हम देते हैं, दैट इज ये जो टर्मिनल है, यहाँ पर हम आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है आर एल, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, राइट। तो इसको मैं ज्यादा इसमें डिक्टेट नहीं करने जा रहा हूँ। तो ये आपको जस्ट मालूम है, पहले से भी आप पढ़ रखे हैं। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि फॉरवर्ड बेस्ड रहेगा, राइट। S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव रहेगा। तो फॉरवर्ड बेस में ये डायोड एक्ट करेगा, ये वर्क करेगा, यानी कि कंडक्शन होगा। तो ये हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएंगे। बट नेगेटिव हाफ साइकिल में, जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है ऑल्टरनेटिंग करंट का, उस केस में ये रिवर्स बैच हो जाएगा, यानी कि S1 है वो नेगेटिव हो जाएगा, S2 है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिवर्स बैच हो जाएगा। उस केस में ये रेजिस्टेंस इससे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इससे कंडक्शन नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा? ये यानी ब्लॉक हो गया, ये पोर्शन यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हुआ आउटपुट में, राइट। उसी तरह से फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल वो रिप्रेजेंट कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल वो नहीं रिप्रेजेंट होगा आउटपुट में। तो ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही केवल रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट में,
को ही ऑल्टरनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो ये इसकी वर्किंग है, राइट। अब इसको हम आगे इसके डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस दैट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से वोल्टेज वर्सेस टाइम, राइट। ये टाइम पीरियड तो ये ओरिजिन है, यहाँ से साइनसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपको मालूम है मैथमेटिकली कि 0 से t/2, ये हाफ साइकिल, टाइम पीरियड हाफ हो गया, राइट। फिर t/2 से ये हाफ साइकिल हो गया, तो दैट मेक्स अ कंप्लीट साइकिल 0 से t, ये कंप्लीट साइकिल हुआ ऑल्टरनेट। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। उसी तरह से फिर दूसरे साइकिल को इस तरह से रिप्रेजेंटेड है ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो जो हमें रेक्टिफायर है उस डायोड के थ्रू, तो इसमें हमने सिंगल डायोड लगा रखे हैं, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है। देखो यहाँ पर ना अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, और जो कि हम लोगों ने अभी नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में सारा कुछ क्लियर होगा कि वाकई में जो मैं इस तरह से आपको, या फिर आपने पहले पढ़ रखे हैं कि डीसी सप्लाई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में ये 0 है, मान लीजिए मैं करंट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्ट करंट को। ये आपने क्लास में इस तरह का डायग्राम पढ़ रखे हैं या कभी भी आपने पढ़ रखे हैं, राइट। बट इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो हमें अभी इसको डिस्कस करना है, राइट। ये है इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस में सारा कुछ क्लियर होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो वाकई में किस तरह से, उसको हम इस तरह से डायरेक्ट करंट या यूनी डायरेक्शनल करंट कह रहे हैं। क्या वो प्योर होता है या फिर इम्प्योर होता है या फिर दोनों का मिक्सचर होता है, ये सारी चीजें अभी आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर होंगे। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के डमी लेक्चर आप लोग ना लगाए कीजिए, राइट, और इसको समझिए, राइट। तो जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आउटपुट को 0 से t वाले पोर्शन में रिप्रेजेंटेड है, फिर t से 3t/2, और फिर इस वाले पोर्शन में ये नेगेटिव वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो 2t से 5t/2, फिर 3t से 7t/2, यानी कि इस रेंज में, इस टाइम पीरियड के रेंज में एसी ऑसिलेशन में ये मतलब ये वेरिएशन ही है एक तरह से, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। अभी आगे चलते और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। तो इसमें दोनों इंक्लूड है, तो इस टाइम पीरियड में, इस ऑसिलेशन में तो एग्जिस्ट करता है, बाकी वाले टाइम पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करता है आउटपुट वोल्टेज या करंट, राइट। तो वही ये चीज यहाँ पर ये मेंशन है कि ग्राफ दैट शोस ड्यूरिंग इंटरवल दिस 4 to t/2, t से 3t/2 and 2t से 5t/2 and 3 to 7t/2. Diode D conducts and the output across RL is open, and during interval t/2 से t तक और 3t/2 से 2t तक and 5t/2 से 3t तक, and diode D does not conduct and no output across RL is. तो इस आप ग्राफ से कहानी आप देख सकते हैं, ये फिजिक्स आप बता सकते हैं कि किस टाइम इंटरवल में डायोड कंडक्ट कर रहा है, किस टाइम इंटरवल में डायोड नहीं कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो भी हम यहाँ पर अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इनके साथ ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके साथ बहुत सारे फिजिकल टर्म रिलेटेड है, राइट, जो कि मैं कल लास्ट में बता रखा था कि आज हम लोग ये सारे टर्म डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले वो फिजिकल पैरामीटर पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिक चीजें पहले हम लोग बॉर्डर कर लें, फिर एक एक करके उसके पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, राइट। So what is the mathematical analysis of half wave rectifier? Suppose either you can capital E or इसको ले सकते हैं, यहाँ पर small e represented है, is the instantaneous value of alternating voltage across the secondary coil S1 S2. Secondary coil किसका? ट्रांसफार्मर का secondary coil S1 S2, उसके क्रॉस जो इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि ये टाइम के साथ जो चेंज हो,
राइट। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग +2 में पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कि करंट टाइम के साथ किस तरह से वैरी करता है, राइट। जो टाइम के साथ वैरी करता है करंट है और वोल्टेज है पोटेंशियल, राइट, ईएमएफ, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। एंड ई नॉट इज इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो हम ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है या फिर इसको पीक वैल्यू हम कह सकते हैं, दैट इज द ई नॉट और आई नॉट और वी नॉट। तीनों केस में आप समझिए, इसको ई नॉट आई नॉट मतलब यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे, ईएमएफ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ई नॉट कह देंगे, अगर करंट की बात करेंगे तो हम आई नॉट कह देंगे, वोल्टेज की बात करेंगे तो उसको वी नॉट कह देंगे विद दैट टाइम, राइट। So where omega is the angular frequency of the alternating voltage, right? तो ये सारे काम ऐसे known है, फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। Small r is the resistance of the forward bias diode। जो हमने हाफ एक रेक्टिफायर में डायोड कनेक्ट कर रखे हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज a small r। ध्यान से इसको समझिए। RL is the load resistance and I is the instantaneous value of the current to RL। इधर आप यहाँ पर जो स्मॉल लेटर लिख रखा है जैसे स्मॉल ई या स्मॉल आई लिख दिया है ना, इसकी जगह आप कैपिटल ई लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कैपिटल आई। आप पहले भी पढ़ चुके हैं है ना रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है ना, खैर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है इसने बुक में। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वैरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस जो आ रहा है आउटपुट में वो इस तरह से है, ये वैरिंग करंट है, राइट। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, ये आई नॉट, राइट, दैट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और amplitude of that varying current through load resistance और particular, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा यानी कंडक्शन होगा ही, लोड के क्रॉस भी रेजिस्टेंस होगा और डायोड के क्रॉस भी रेजिस्टेंस होगा, तो दोनों का सम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल सा यानी कि जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास आई नॉट, तो इसके इक्विवेलेंट होगा V इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ से, राइट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग रख देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस स्मॉल r हो गया, राइट। और कितना है यहाँ पर नॉट है, राइट। तो ये आउटपुट की वैल्यू आ गई आई नॉट इक्वल टू नॉट अपॉन RL प्लस स्मॉल r, right। When diode is forward biased, instantaneous current through load resistance RL is given by I equal to I naught sin omega t, right। और देखिए ध्यान से इसका रेंज क्या है, t less than or equal to t by 2 and greater than 0। ये आपको लिमिट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 0 है, यहाँ पर टाइम जो है वो t by 2 है, इसके बीच में वो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये जो वैरिंग करंट है दैट इज गिवन बाय I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, राइट। तो ये इस तरह से वैरी कर रहा है। एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट टू लोड रेजिस्टेंस RL इज 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों 0 होगी, इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है जो आउटपुट है वो रिवर्स बायस में नहीं है मौजूद। ये देखिए लिमिट, लिमिट यहाँ पर इसका जो रेंज बताया गया है t by 2 t greater than t by 2 and less than or equal to t, यानी कि जो यहाँ पर कंप्लीट साइकिल t होता है ये t by 2 है। तो t by 2 से t के बीच में जो इंस्टेंटेनियस करंट है I है दैट इज 0। और ये 0 क्यों है, क्योंकि उसकी जो डायोड की रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस में वो इनफाइनाइट है। आइडियल डायोड की हम बात कर लें, राइट, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस, कंडक्शन कोई होगा नहीं, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो हमें मालूम है कि रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करती, राइट। तो ये तो है केवल जस्ट उसके बैकग्राउंड और ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट की किस तरह से क्या चेंज हो रहा है। अब हम लोग पार्टिकुलर एक एक टॉपिक इसका कवर करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट। देखो एक एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है, अगर नहीं समझोगे तो फिर मैथमेटिक्स आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, जबकि इसमें आपके पास मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स आती है और ये बहुत ही इजीली समझ सकते हो उसको, है ना, इसमें कोई लर्न करने वाली कोई चीज नहीं है, राइट। तो
एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL और DC वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू RL। ध्यान दीजिए, या तो आप कह लीजिए कि एवरेज वैल्यू जो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है, ये आउटपुट इस तरह का आ रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, राइट। या फिर ये कह सकते हैं, देखिए डीसी की बात हो रही है, डीसी वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट। यहाँ पर तीन तरह के हमने करंट की बात किए थे, एक तो होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट और तीसरा होता है वायरिंग करंट, राइट। तो यहाँ पर इस डीसी में, इस अभी डीसी में, जिसे हम प्योर डीसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसी एज वेल एज डीसी। ये यहाँ पर ही ध्यान रखिए, ये हमने प्योर डीसी अभी नहीं बात कर रहे हैं, ये प्योर डीसी नहीं है, ये देखिए वायरिंग करंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वायरिंग करंट, राइट। सो basically what is the average value of varying current or DC value of varying current? यहाँ पर इसमें it is the value which can be measured by connecting a DC ammeter in series with load resistance RL। इसको मैथमेटिकली तो हम डीसी एमीटर से उसको मेजर कर ही सकते हैं इन वैल्यू को, राइट। देखिए एमीटर भी करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है एमीटर, तो दो तरह के होते हैं, डीसी एमीटर और एसी एमीटर, यानी कि डीसी को मेजर करने के लिए डीसी एमीटर यूज करेंगे, एसी को मेजर करने के लिए एसी एमीटर यूज करेंगे, राइट। तो फॉर्मूलेशन क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट टू दैट लोड रेजिस्टेंस RL इन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय I average और IDC is equal to 0 से T, IDT इंटीग्रेट कर दिया 0 से T तक जो भी टर्म आया करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में अपॉन T, दैट इज द एवरेज वैल्यू। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। जस्ट हमें अब उस आउटपुट की वैल्यू मालूम है, 1/T आपको कॉमन कर लीजिए, राइट। ये देखिए यहाँ से हमने एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से T, राइट। अब उसमें हमारा इंटरेस्ट है चेक करना है कि वो 0 से हाफ T/2 तक कितना उसका एवरेज वैल्यू है करंट का, और T/2 से T तक कितना, यानी कि उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट को एडजस्ट करेगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, इस पार्ट में तो करंट 0 है, इस पार्ट में सेकंड पार्ट में T/2 से T तक तो करंट 0 है, इस लिमिट में, इस रेंज में करंट 0 है, ये हमने अभी पढ़ा, राइट। फर्स्ट पार्ट में कितना है, I I0 sin ओमेगा t, फटाफट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करके इसके फॉर्मूलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर IDC is equal to 1/T 0 से T/2 और IDT, राइट। ये T/2 से T तक IDT की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैंने पहले बता दिया। तो I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, I0 sin ओमेगा t में 5 इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी दो पेज और भी रखते हैं और एक टाइम पे कंप्लीट करना है, राइट। तो देखिए I0 कांस्टेंट है, वो मैक्सिमम वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, अल्टरनेटिंग पे I0/T कॉमन कर लिए, राइट। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन कर लिए और लिमिट यहाँ पर रख दिए, तो sin ओमेगा t का माइनस cos ओमेगा t और यहाँ पर एक और है मल्टीप्लाई तो अपॉन में ओमेगा। ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में अपॉन होता है, राइट। लिमिट अप्लाई कर दिए तो ओमेगा तो यहाँ बाहर कॉमन कर लिए, तो I0/T ओमेगा हो गया, राइट। और ये माइनस एज इट इज रखे, एक बार लिमिट यहाँ पर T की जगह T/2 रख दिए और एक बार माइनस करके, यानी कि माइनस साइन तो था ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो T की जगह 0 रख देंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos pi -1 होगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 और +1 कितना हो गया, +2 हो गया, राइट। तो ये 2 टर्म आ गया 2I0/T ओमेगा, राइट। ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2π/T होता है, तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2π/T, T कैंसिल आउट हो गया, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि I0/π हमारे पास डीसी वैल्यू की एवरेज आ गई, वायरिंग करंट की एवरेज वैल्यू आ गई, राइट। IDC is equal to I0/π, राइट। अब देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस RL, ये तो हमने करंट की बात की, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डीसी करंट आउटपुट में, राइट। जो
जो वायरिंग करंट है या एवरेज वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो पैरामीटर बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है। जहाँ कहीं कुछ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट अप्लाई करके EDC इज इक्वल टू IDC यानी V इज इक्वल टू IR या IDC और उसके अक्रॉस आउटपुट में रेजिस्टेंस कितना है, IDC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया I नॉट अपॉन 5 राइट, की वैल्यू आ गई, राइट। और I नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे। I नॉट की वैल्यू क्या था, ये RL अपॉन 5 को एज इट इज लिखा है और I नॉट की वैल्यू E नॉट अपॉन RL प्लस, देखिए यहाँ पर बता भी रखे हैं। तो ये वैल्यू रखी है तो EDC की वैल्यू हमारे पास राइट, दैट इज द DC वैल्यू ऑफ वायरिंग DC वोल्टेज एवरेज वैल्यू और DC वोल्टेज ऑफ वायरिंग वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट अक्रॉस RL, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, राइट। एक तरह से मैथमेटिकल टास्क है। अब इससे हमें क्या समझ में आएगा ये लास्ट में अभी इन बिटवीन भी हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए पहले तो ये डेफिनेशन समझिए कि इससे क्या हमें पता चल रहा है। बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन यानी हमें रूट लेना है और स्क्वायर भी करना है ऑफ आउटपुट करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, यानी कि जो आउटपुट करंट है उसका स्क्वायर और उसका फिर हमने रूट लिया, राइट। उसको पूरे साइकिल में 0 से T तक मतलब उसका इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, an AC ammeter connected in series with RL measuring this value। आउटपुट में ये वायरिंग करंट भी है, राइट, ये वायरिंग करंट है तो उसको मेजर करने के लिए हमें AC एमीटर अप्लाई करना है। तो फटाफट इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए आइए इसको हमने दो पार्ट में लिख लिए, 1/t के बाहर रख दिए, ये स्क्वायर लगा है, ये रूट लगा है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिए तो I स्क्वायर इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, राइट। तो ये 1/t बाहर लिख दिए 0 से T I स्क्वायर t, राइट। तो इसको दो लिमिट में लिख लिए प्रीवियस जैसे, राइट। 1/t 0 से T/2 I स्क्वायर dt प्लस T/2 T I स्क्वायर, राइट। अब I स्क्वायर की जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी अभी बता रखे हैं, पता लग गया होगा आपको, राइट, प्रीवियस डेरिवेशन में। तो ये फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट कर गया, फर्स्ट टर्म में हमने वैल्यू रख लिया दैट इज I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt। अब sin स्क्वायर ओमेगा t की अपन वैल्यू रख लेते हैं तो हमें मालूम है कि cos 2a equal to 1 minus 2 sin square a, right। तो sin square a is equal to ये बन जाएगा sin square a is equal to 1 minus 2 cos 2a upon 2, राइट। तो यहाँ पर जस्ट ये की जगह क्या है 2 ओमेगा टी है, तो जस्ट यहाँ पर देखिए 1 minus 2 cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, आई फॉर्मूलेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, राइट। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से और इसको फिर सेपरेट कर दिए dt मल्टीप्लाई 2 बाहर कॉमन हो गया I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, राइट। और ये फर्स्ट टर्म हो गया 0 से T/2 dt, राइट, माइनस 0 से T/2 cos 2 ओमेगा t dt, राइट। अब हमें मालूम है कि ये टर्म तो 0 हो जाना है इस लिमिट में, राइट। ये टर्म एग्जिस्ट करना है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये लग रहा है कि अच्छा इतनी जल्दी ये कंप्लीट नहीं होना है, तो देखते हैं। तो ये सेकेंड टर्म की वैल्यू 0 हो गई, तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो मल्टीप्लाई था ये I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और फर्स्ट टर्म की वैल्यू जस्ट आ जाएगी T/2। बहुत ही सिंपल, dt का इंटीग्रेशन भी हो जाना है
और लिमिट रख देंगे एक बार t/2 माइनस 0 का कोई साइन नहीं हुआ, t/2 से जस्ट उसका वैल्यू आ गया। तो देखिए t से t कैंसिल आउट हो गया, तो I नॉट स्क्वायर अपॉन 4 वैल्यू आ गई, राइट। तो IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दैट इज गिवन बाय I नॉट अपॉन 2। ये ध्यान रखिएगा कि ये आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है, राइट। तो उसी तरह से हम V इज इक्वल टू IR, राइट, V इज इक्वल टू IR यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ERMS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें IRMS तो यहाँ पर हमने ERMS लिख दिए इक्वल टू IRMS, राइट, इनटू लोड रेजिस्टेंस, राइट। तो IRMS की जगह हम क्या रख देंगे, I नॉट अपॉन 2, राइट। तो I नॉट की वैल्यू क्या था, I नॉट की वैल्यू था, देखो RL को एज इट इज लिखा है और ये 2 भी एज इट इज लिख दिया, राइट। I नॉट की वैल्यू प्रीवियस जो हमने कैलकुलेट किए हैं E नॉट अपॉन RL प्लस R। I नॉट क्या है, आउटपुट में मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है उसका, राइट, वो है यानी कि E नॉट अपॉन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस आउटपुट में कितना है RL प्लस स्मॉल r, ये वैल्यू यहाँ पे स्विच करेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट मींस कि ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन द DC वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज। उसी तरह से RMS वैल्यू इज ग्रेटर देन IDC। इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम आगे, राइट। तो बहुत ही फास्ट विदिन 7 मिनट्स ये नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए ये अक्सर ये इफिशियंसी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इफिशियंसी क्या होती है। इन जनरल आपको मालूम है कि कोई भी हम मशीन की या फिर किसी भी हम टास्क को कहते हैं ना कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, चाहे इस पाइप की इफिशियंसी, इस मशीन की, इस कार की इफिशियंसी क्या है, इसका मतलब वो बेटर वर्क कर रहे हैं, यानी इनपुट हम दे रहे हैं तो वो बेटर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो देखो डेफिनेशन भी कुछ उसी तरह से बताया गया, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर, ध्यान रखिएगा, आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर। इनपुट हमने कितना प्रोवाइड किया उसका इनपुट में, क्योंकि हम तो एसी दे रहे हैं तो उसका एसी पावर कितना है, राइट। आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है तो उसका पावर कितना है, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट डीसी पावर, राइट। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में। सो आउटपुट डीसी पावर कितना आएगा, जो आउटपुट में करंट है यानी कि डीसी, राइट, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं आईडीसी का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर होता है, राइट, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई होता है, राइट, और V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, आई आर इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह यहाँ पर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो ये आई डी सी स्क्वायर आर है। तो आई डी सी की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की, दैट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, आई नॉट अपॉन पाई आई डी सी की वैल्यू था तो स्क्वायर हो गया इंटू आर, राइट। सो आउटपुट इज वर्किंग अक्रॉस आर एल। तो इनपुट एसी पावर, इनपुट में हमने क्या प्रोवाइड किए, देखो इनपुट रेजिस्टेंस और डायोड कंडक्ट कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आरएल प्लस स्मॉल आर, और जो करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, यानी कि आईआरएमएस, राइट, आईआरएमएस का होल स्क्वायर। तो आईआरएमएस की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे, दैट इज आई नॉट अपॉन 2, राइट, ये स्क्वायर हो जाएगा तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4, और ये एज इट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हमने ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आईआरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन 2 होता है। ये दोनों वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, एफिशिएंसी बीटा इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास 4 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आरएल अपॉन आरएल प्लस आर, तो इसको डिवाइड कर देते हैं आरएल आरएल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा इवन ये 4 अपॉन पाई स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.406, और ये एज जी लिखा है, इसको अगले स्टेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.406 से अपॉन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर एल,
और इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन RL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द डायोड। डायोड अगर बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब रेजिस्टेंस बहुत ही कम प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस जो आउटपुट में हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। therefore r is neglected in the above equation, therefore ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये टर्म हो गया 0.406। इसको परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40.6 40.100 से डिवाइड क्या करना है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करना है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तभी 40.6 होगा, परसेंटेज साइन में लिखना पड़ेगा, राइट। तो इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की है, तो आप देख सकते हैं कितनी इफिशियंसी है, 40.6%, यानी कि 100% जो हम एसी सप्लाई उसको दे रहे हैं, उसको डीसी में वो कितना कन्वर्ट कर रहा है, उसका 40.6 अप्रॉक्स 41% ही कन्वर्ट कर रहा है वो डीसी में। अभी भी वो डीसी में वो प्योर डीसी है कि नहीं, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें से कोई अगर डाउट होगा तो आप अभी पूछ सकते हैं। अब हमारे पास जो इसमें अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक रह गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिपल फैक्टर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि विद इन 2 मिनट ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो इसका क्राइटेरिया है कि 40 मिनट्स बाद ऑफ हो जाता है। तो रिपल फैक्टर हमें डिस्कस करना है, राइट। बेसिकली measurement of AC component in DC output of rectifier or peak inverse voltage PIV, and the third one is voltage regulation। तो तीन टर्म हम डिस्कस करना भी रहता है इससे हाफ वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल एनालिसिस में, राइट। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, राइट। अभी दोबारा कनेक्ट करके फिर हम इसको तीनों टर्म को डिस्कस करेंगे।